बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे इंटरनल असेसमेंट या कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और वो इंटरनल असेसमेंट होती क्या है। ठीक है, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया था और उसमें फिर हमने क्या कहा था कि इंटरनल असेसमेंट जो होती है वो आइडेंटिफाइंग, मॉनिटरिंग एंड एवलुएटिंग द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं। कि हम अपने इंटरनल स्ट्रेंथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं और एवलुएट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर्स मैंने कहा था कि हर एक डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें डिफरेंट जो है उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन से जो है कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो हो सकती हैं, या ऑडिट के दौरान जो है कौन सी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखी जाती हैं हर डिपार्टमेंट में। तो एक एक को मैंने कहा था डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंस का जो है वो डिटेल से जो है उसको ब्रीफ किया था कि फाइनेंस होती क्या है और फाइनेंस के अंदर जो है कौन कौन से स्ट्रेंथ या वीकनेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास दूसरे नंबर पे है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर हम जो है मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं, उसमें अंदर जो है जितनी भी टर्मिनोलॉजी आते हैं उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा हमने जो है कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं मार्केटिंग के अंदर, कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हो सकते हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अपने जो है इस लेक्चर की तरफ आते हैं मार्केटिंग पे। नंबर 2 हमारे पास जो है वो मार्केटिंग है। फर्स्ट जो है मैं मार्केटिंग को डिफाइन कर देता हूँ आपको। द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। ठीक है, हमारे पास मार्केटिंग क्या होती है, तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उसको जो है अपने प्रोडक्ट को की बाइंग और सेलिंग जो है उसको करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है करते हैं। ठीक है, यानी उसके लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसकी सेलिंग करते हैं, या हम अपने प्रोडक्ट जो है वो अपने कंज्यूमर तक जो है पहुंचाने तक, तमाम इस प्रोसेस को जो है मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, एक आसान सी और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो है हम कह सकते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ठीक है, यानी तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी बाइंग और सेलिंग करते दौरान हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर, बनाने वाले से लेकर, और कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, जो सारिफ होता है, जो उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, वहाँ तक का जितने भी प्रोसेस, उसमें एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मार्केटिंग जो जो आप थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स नेम भी हम जो है डिफाइन करते हैं। ब्रॉडली अगर आप जाएं तो मार्केटिंग को जो है आप उसके नेम के कंपोनेंट्स, जैसे एम है, एम स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज़। एडवर्टाइजिंग, ए स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी उसकी फिर एडवर्टाइजिंग करनी होती है हमें, उसकी सेलिंग करने के लिए जो है उसकी एडवर्टाइजिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है रिसर्च, आर स्टैंड फॉर रिसर्च। देखें, रिसर्च जो है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले या उसको मैन्युफैक्चर करने से पहले हम जो है रिसर्च, जो कंपनीज जो है वो रिसर्च करती हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो सेल होती है वो एज़ कंपेयर टू दोज कंपनीज हु डो नॉट हैव रिसर्च, जो है उनके मुकाबले में उनकी जो है सेल जो है वो कम होती है। चूँकि रिसर्च से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं उसके बारे में पहले हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं
उसके हम जिस एरिया में जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस पे हम रिसर्च करते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को जो है डिमांड करते हैं। तो तब जाके हम जो है उसके उस पे हम जो है क्वेश्चनियर या इंटरव्यू के थ्रू जो है रिसर्च करते हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है और लोगों का लेवल ऑफ इनकम ये है, तो उसके मुताबिक जब हम एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उसकी जो है वो सेल जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट विच डू नॉट हैव रिसर्च। ठीक है, तो अच्छी मार्केटिंग जो है उसमें रिसर्च भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है के स्टैंड फॉर किंगडम ऑफ कस्टमर। यानी आप जो है मार्केटिंग में हम बोलते हैं मार्केटिंग में फर्स्ट जब आप मार्केटिंग में जाते हो तो फर्स्टली आपको ये कहा जाता है ये कस्टमर जो है वो आपका लाइक अ किंग है। ठीक है, आपने कस्टमर को किंग की तरह डील करना है। ठीक है, यानी जब आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने कस्टमर को जब डील करेंगे, तो उसको लाइक अ किंग जो है उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरनमेंट का एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है बहुत। देखें, एनवायरमेंटल एनालिसिस वही होते हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस होते हैं हमारे पास एनवायरमेंटल एनालिसिस यानी माहौल का जो है वो तजिया करना। वो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं उसकी, इंटरनली एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। देखिए, इंटरनल एनालिसिस वो है जो हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल असेसमेंट। और एक्सटर्नल एनालिसिस वो होती है जो हमने आगे पढ़नी है, यानी हमारे कुछ माहौल ऐसे होता है हमारे पास एनवायरमेंटल एनालिसिस में। इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पास वीकनेसेस होती हैं, उनको हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हैं उनको जो है हम एडजस्ट करते हैं अप टू सम एक्सटेंट, जितना हो सकता है उसके मुताबिक। तो फिर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपको इसकी समझ आएगी, चूँकि अभी हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है आगे डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी। यानी हमारे पास मार्केटिंग में टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी अगर होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कंपैरेटिवली दोज ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नो न्यू टेक्नोलॉजी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो ज़ाहिरी बात है उनका प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव नहीं होगा। ठीक है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। और जिन ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड होगी यानी मार्केटिंग उनकी बेस्ट होगी, तो फिर उनकी जो है सेल और उनकी अट्रैक्शन जो है प्रोडक्ट में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आई स्टैंड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेशन। देखें, मार्केटिंग जो है उसमें डिफरेंट नेशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं हमारे पास, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी सेल होता है। तो इसमें आपके पास मार्केटिंग में इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेशंस यानी डिफरेंट नेशंस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्टेबिलिटी। एन स्टैंड फॉर नेशनल स्टेबिलिटी, यानी मुल्क की इस्तेहकामत जो है वो ज़रूरी है। मार्केटिंग अच्छी तब आपकी होगी जब आपकी मुल्क की इस्तेहकामत होगी। यानी आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप जो है लोन्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लोन लेते हो अगर उसका इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, तो तब जो है आपकी क्या होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यानी लोन लेके उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है मुल्क में यानी इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा है, तब आप जो है लोन कम लेंगे और कम इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसका भी जो है मार्केटिंग पे इम्पेक्ट पड़ता है कि नेशनल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। इस तरीके से जो है अगर दूसरे लोग जैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर नेशनल स्टेबिलिटी होती है तब जो है वो इन्वेस्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपके मुल्क में इस्तेहकामत नहीं है, स्टेबल नहीं है आपकी इकानमी जो है, तो तब जो है वो आप लोगों की लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते आपकी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंटल एनालिसिस। गवर्नमेंटल एनालिसिस का क्या होता है कि हमारे मार्केटिंग में जो है गवर्नमेंट का भी एनालिसिस किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है
क्या वो जो है उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, यानी जिस मुल्क में हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उस मुल्क की जो है पॉलिसीज़ क्या हैं, ठीक है, उसको भी हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर किसी भी मुल्क में टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है मार्केटिंग पे। अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो जो जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करने जा रहे होते हैं तो उसकी कीमत जो है, फॉर एग्जांपल आप 50 पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो टैक्सेस के साथ जो है उसकी कीमत 70 रुपये पे जा बनती है फॉर एग्जांपल। तो यानी टैक्सेस का भी बड़ा रोल होता है, यानी गवर्नमेंट एनालिसिस भी जो है मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यानी मार्केटिंग को मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स नेम। वैसे भी आपको डेफिनेशन में बता दी। ठीक है, अब हम जो है आते हैं अच्छा, हमारे पास मार्केटिंग में जो है 4 पीस जो है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग आपने सुना होगा, या उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। आप लोगों ने मार्केटिंग का सब्जेक्ट पहले पढ़ा है। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या होती है आपके पास, यानी उसमें 4 फैक्टर्स आ जाते हैं आपके पास। 4 पीस उसको बोलते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि हमारे पास राइट प्रोडक्ट हो, राइट प्लेस पर हो, एट द राइट टाइम हो और राइट प्राइस पर हो। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं कि राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस जो है अवेलेबल हो, तो ये जो है इसका एक बेनिफिट होता है। तो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो भी दिमाग में रखने होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसके हमारे पास फीचर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात आती है प्रोडक्ट की ना, तो प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, यानी उसकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की, यानी राइट प्रोडक्ट मतलब उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसकी पैकिंग, उसके जो है वारंटीज़ वगैरह, ये सारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस, प्राइस यानी आपकी जो है वो ऐसी प्राइस हो जो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में जो है आपकी अच्छी प्राइस हो, यानी क्रेडिट टर्म्स जो है वो भी अच्छे हों। ठीक है, यानी और दूसरा प्लेस है। प्लेस में क्या आ जाती है आपके पास, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हैं आपके, यानी जिन चैनल्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी जो है सही होनी, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सही होनी चाहिए इसमें। प्रोमोशनल पॉलिसीज, यानी 4 पीस, चौथा पी जो है आपके पास प्रमोशन, यानी आपकी एडवर्टाइजिंग जो है वो सही होनी चाहिए सेल्स प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पीस थे। उसके बाद हम आते हैं कि मार्केटिंग में हमारे पास की फैक्टर्स जो है वो कौन से हैं। तो from an organization strength and weaknesses point of view, following types of question may be raised in the marketing section। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस नहीं है, यहाँ पे अब हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसको सेट कर लें मार्केटिंग। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यानी कौन से स्ट्रेंथ या वीकनेसेस जो हैं वो हो सकते हैं। अब फर्स्ट मैंने आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है वेदर आवर प्रोडक्ट इज़ हाईली डिमांडेड आर नॉट। ठीक है, यानी अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया वो हाईली डिमांडेड है इन द मार्केट या नहीं है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है और वो मार्केट में लोग उसको डिमांड कर रहे हैं तो उसको ये हमारा स्ट्रेंथ होगा। और अगर हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसकी वीकनेस होगी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन इज इफेक्टिव और नॉट। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है मार्केटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं कि आप जो है अपनी लार्ज मार्केट को स्मॉल ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दें विद रिस्पेक्ट टू एज, जेंडर, लेवल ऑफ इनकम, एजुकेशन। इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। यानी आपकी एक लार्ज मार्केट है, ठीक है, उसमें आप जो है अपनी मार्केट को छोटे छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप सर्विस या बाटा की शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हो
कि आपके पास जो है एज के हिसाब से जो है मार्केट सेगमेंट हुई पड़ी होती है। यानी छोटे बच्चों के जो है वो शूज़ जो है एक अलग साइड पे लगा दिए जाते हैं, मेल के अलग साइड पे पड़े होते हैं, फीमेल्स के अलग साइड पे पड़े होते हैं। अच्छा, इस तरीके से कैजुअल जो आपके शूज़ होते हैं वो एक साइड पे पड़े होते हैं, ठीक है। ड्रेस आपके जो शूज़ होते हैं वो एक साइड पे किए होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यानी लार्ज मार्केट जो है वो डिवाइड हो गई स्मॉल ग्रुप्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है। जेंडर जैसे मेल फीमेल की बात की मैंने, बच्चे बच्चे आ गए उसमें, ठीक है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एज हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम, अच्छा कुछ आप इस तरीके से डिवीजन कर देते हो अपनी मार्केट की कि कम यानी जिनकी लेवल ऑफ इनकम होता है जिन लोगों का, उनके लिए एक अलग जो है शूज़, लो क्वालिटी के शूज़, फिर उससे हाई क्वालिटी के, फिर उससे हाई क्वालिटी के। तो उनको जब आप डिवाइड कर देते हो डिफरेंट सेक्शंस में, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। या हम इस तरह बोल सकते हैं टू डिवाइड द लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप्स इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। कई 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 जगहों पे इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बयान की गई है, टू डिवाइड द लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप्स। अच्छा, लार्ज हेट्रोजीनियस का क्या मतलब, यानी उसमें आपके पास एक मार्केट है, आपके पास एक बिजनेस है जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है उसमें सामान है, ठीक है, मुख्तलिफ सामान है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है बड़ी, उसमें आपके पास फ्रिज हैं, एसी हैं, उसमें आपके पास जो है टीवी हैं, ठीक है, उसके पास डिफरेंट आपके पास सामान है। तो जब आप उसको जो है स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप्स का क्या मतलब कि आपके पास हेट्रोजेनियस मार्केट है, यानी उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसको स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप्स में यानी डिवाइड कर देना। यानी टीवी जितनी भी हैं आपकी, उनको एक अलग जो है अपने बिजनेस में एक अलग साइड पे रख देना। आपके जितने भी फ्रिज हैं, जितनी भी कंपनीज के पास आपके पड़े हैं, उनको एक अलग साइड पे रख देना। इस तरीके से एसी जो आपके पड़े हैं उनको एक अलग साइड पे रख देना। तो यानी इसको बोलते हैं लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड कर देना स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप्स में, यानी एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा, और आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं तो उसको बोलते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन, उसको देखते हैं हम कि इफ़ेक्टिव है या नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वेदर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैव द स्ट्रांग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट। इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या अच्छा राब्ता यानी कम्युनिकेशन और उसकी कोऑर्डिनेशन यानी बाहमी ताउन है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो फिर वो उसकी वीकनेसेस है, और उसको हम जो है ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे अपने बस की बात होती है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इसलिए ये। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मच प्रोडक्ट पोजिशनिंग इफेक्टिव। हाउ मच प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अच्छा, प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग हमारे पास मार्केटिंग का एक जो है एक अच्छी टर्मिनोलॉजी है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आपने ये पहले पढ़ रखी होंगी, आपने चूँकि प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ी है, उसमें ये तमाम चीज़ें गुजर चुकी हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास ये कोर्स में एक अलग अलग जो है इसके ये पूरे चैप्टर हैं, तो इसलिए मैं इसको जो है दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे आपकी रिविज़न भी हो जाएगी और हमारा जो है कोर्स भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होती है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग रेफर्स टू द कस्टमर थिंक्स, ठीक है, या कंज्यूमर थिंक्स ऑफ योर प्रोडक्ट। यानी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, यानी कस्टमर क्या सोचता है, यानी हमारे प्रोडक्ट किस पोजीशन पर है, उसके हम इसको ये भी बोलते हैं आउट फीचर्स ऑफ आउटलाइन, ठीक है। यानी हमारी इसके फीचर्स की जो है आउटलाइन तैयार करना एक प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग। यानी कस्टमर जो है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करने आ रहा होता है, तो जब परचेजिंग डिसीजन जो है उसने करनी होती है, तब वो आपके प्रोडक्ट की पोजीशन देखता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, कि आपकी प्रोडक्ट की जो है प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स क्या है। बेस्ट सर्विसेज देखता है आपका फ्रेश प्रोडक्ट है नहीं है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है।
इजी एक्सेस है इसकी या नहीं है। तो आपकी प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं उसकी जो एक आउटलाइन आप बना लेते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। और आपकी आउटलाइन जो होती है वो होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, यानी अदर प्रोडक्ट जो है, यानी आपका एक प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है हवावे कंपनी का, तो हवावे कंपनी का एक मोबाइल है 20,000 का, और इस तरीके से ओप्पो कंपनी का है, इस तरीके से आपके पास दूसरी कंपनीज जितनी भी हैं उनका अगर 20,000 के मोबाइल हैं, तो आप जो है अपने प्रोडक्ट की एक जो है एक फीचर आउटलाइन उसको बोलते हैं हम, एक अपने फीचर्स जो हैं या उसके करेक्टरिस्टिक जो है उसकी आउटलाइन बना लेंगे एज कम्पेयर टू अदर जो है मोबाइल्स जो सेम रेंज में हैं या सेम प्राइस में हैं, कि उसके मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट की क्या पोजीशन है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग। तो हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशन देखते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग देखते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट पोजीशन एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो स्ट्रेंथ है, अदरवाइज वो आपका क्या होता है, वीकनेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नंबर 5, उसमें हम देखते हैं वेदर आवर फर्म प्रमोशनल पॉलिसीज आर कास्ट इफेक्टिव आर नॉट। प्रमोशनल पॉलिसीज क्या होते हैं, यानी आपने जो अपने प्रोडक्ट की सेल डिस्काउंट दिए होते हैं, ठीक है, या सेल ऑफर्स दिए होते हैं या एडवर्टाइजिंग की होती है आपने, ये तमाम चीज़ें जो है आपकी प्रमोशनल पॉलिसीज में आती हैं। तो उसमें हमने देखना होता है वो कास्ट इफेक्टिव है या नहीं है। कास्ट इफेक्टिव से क्या मुराद, कि हम जो उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट पे जो खर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रमोशनल पॉलिसीज पे जो खर्चा कर रहे हैं, उसका हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें जो है बेनिफिट्स जो है जो अचीव हो रहे हैं उसकी कास्ट से ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर आपके बेनिफिट्स आप ज़्यादा अचीव कर रहे हो एज कम्पेयर टू इट्स कास्ट, उसकी कास्ट के मुकाबले में आप जो है बेनिफिट ज़्यादा रिसीव कर ले और वसूल कर रहे हो, तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, और अगर आपकी कास्ट ज़्यादा लग रही है और बेनिफिट्स उसके मुकाबले में आपके पास कम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोमोशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो कास्ट इफेक्टिव नहीं है, इट मीन्स कि आपकी वीकनेस है ये। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट जो है हमारे पास है वेदर द फर्म यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन आर नॉट। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने वो पॉइंट रेज किए हैं जिनमें आपकी जो मार्केटिंग है उसके जो है एक अच्छे जो है उसमें टर्मिनोलॉजीज आ जाते हैं। अब प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होती है, देखें एक होती है इन्वेंशन, एक होती है इनोवेशन। इन्वेंशन क्या होती है, एक नई चीज़ जो है आप इजाद करते हैं तो उसको इन्वेंशन बोलते हैं, और एक चीज़ होती है इनोवेशन। इनोवेशन कहते हैं कि आप अपनी जो है चीज़ बनी हुई जो है पहले से उसमें जो है जो चेंजेस, नई चेंजेस ले आते हो, उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। यानी आपका एक पहले से प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की आप क्वालिटी को एनहांस करते हो, बढ़ा देते हो और इम्प्रूव कर देते हो उसकी परफॉर्मेंस को, तो इसको बोलते हैं हम इनोवेशन। यानी एक पहले से जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको आप जो है उसका ऊपर मॉडल ले आते हैं। जैसे देखें मोबाइल्स जो हैं, अब मोबाइल्स पहले किसी ने बनाया होगा तो वो इन्वेंशन है। अब हम हर महीने देखते हैं, हर महीने 2 के बाद जो है हर मोबाइल का जो है एक नया जो है मॉडल आ जाता है, तो ये इनोवेशन है। उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, उसकी क्वालिटी इन्हांस कर दी जाती है और उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ा दी जाती है, तो इसको हम इनोवेशन बोलते हैं। सेम इस तरीके से हमारे पास सर्च और रिसर्च की बात होती है। रिसर्च जो होती है ना वो यही होती है कि आपकी एक पहले से एक चीज़ बनी हुई है, उसको जो है आप उसमें चेंजेस लेके उसको मज़ीद जो है उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर देते हो, उसकी इम्प्रूवमेंट कर देते हो परफॉर्मेंस में, तो ये हमारे पास रिसर्च होती है। ठीक है, तो इनोवेशन या रिसर्च जो है आपके पास अगर कंपनी के अंदर है तो ये हमारे पास क्या होती है, यानी इनोवेशन आप लेके आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो ये चेंजेस ला रहे हैं, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है इम्प्रूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो ये आपका जो है स्ट्रेंथ होता है। और अगर आप जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहे, इन्हांस नहीं कर रहे, तो ये आपका जो है ड्रॉबैक है या इसको हम वीकनेस बोलते हैं। ठीक है, नंबर 7 है आपके पास हाउ मच द गुड्स रिलेशन मार्केटर्स हैव विद
रिटेलर्स, होलसेलर एंड कस्टमर। ठीक है, ये चीज़ भी देखी जाती है आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कि आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपके मार्केटर्स जो हैं उनका रिलेशन जो है वो रिटेलर कौन से होते हैं, जो आपके छोटे जो है दुकानें होती हैं जो गली मोहल्लों में होती हैं, रिटेलर्स की दुकानें। ठीक है, वो आपके रिटेलर्स के साथ क्या ताल्लुक हैं। होलसेलर होते हैं जो इकट्ठा सामान आपसे लेते हैं, ठीक है, बुल्क अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं होलसेलर्स। और कस्टमर यानी कोई कस्टमर आपसे आके डायरेक्ट सामान लेता है, तो उन लोगों के साथ आप लोगों का रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग में इस चीज़ को भी देखा जाता है। अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, उनके साथ अगर आपका रिलेशन नहीं सही तो ये आपकी वीकनेस है। इसको फिर ओवरकम करने की कोशिश होती है। लास्ट है आपके पास, यानी 8वां पॉइंट है मेरे पास, वेदर द कस्टमर फीडबैक इज पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर फीडबैक जो है ये लाजमी देखा जाता है मार्केटिंग का। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कस्टमर फीडबैक। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका फीडबैक अगर आपको पॉजिटिव आता है तो फिर आपका जो है ये स्ट्रेंथ होती है। यानी अगर कोई कोई प्रोडक्ट आपका लेता है कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल लिया नोकिया कंपनी का, ठीक है, और उसके फीचर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो मैं 10 और लोगों को देता हूँ, बताता हूँ कि ये मोबाइल बहुत अच्छा है और उसका ये फीडबैक जो है इट मीन्स कि वो पॉजिटिव में आ गया, तो 10 और लोग जो हैं वो जाके उसको परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। और अगर नेगेटिव फीडबैक आता है, यानी मैं कहता हूँ कि मैंने ले लिया है लेकिन बिल्कुल फजूल है, तो मैं जहाँ बैठूँगा वहाँ पे जो है कहूँगा कि ये मोबाइल मैंने तो लिया है लेकिन इसके जो है फीचर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो ये जो है इसका फीडबैक जो है नेगेटिव में आ गया। तो यानी कस्टमर का फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, और अगर कस्टमर का फीडबैक जो है आपका नेगेटिव आ जाता है तो ये जो है आपकी वीकनेस है। ठीक है, तो बच्चे हमारा ये लेक्चर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। यानी हमने प्रोडक्ट इनोवेशन इसके बारे में मार्केटिंग की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं उसको इसमें डिटेल से डिस्कस किया, और दूसरा जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन से स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हो सकती हैं उसको मैंने आपको पॉइंट वाइज जो है वो बता दिया है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में पढ़ाता होता था तो उसमें बच्चों को एक एग्जांपल देता था मार्केटिंग की, जो है बहुत अच्छी एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो उस एग्जांपल में ये है कि जो बच्चे उस एग्जांपल को सीख लेते हैं तो उनको जो है मार्केटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो फिर कभी नहीं भूलती हैं। ठीक है, उसमें एक मैं जो है एग्जांपल ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं, उसको अपने जहन में बिठाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आपका लेक्चर यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, यू सी अ गॉर्जियस गर्ल इन अ पार्टी। आप एक खूबसूरत जो है लड़की देखते हो पार्टी में, यू गो टू हर, आप उसके पास जाते हो एंड से, और उसको कहते हो आई एम रिच, मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, मैरी मी, मुझसे शादी करती हैं। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। हम मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग चैनल्स पढ़ते हैं, उसमें एक डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी आप अपने प्रोडक्ट की खुद जाके जो है वो लोगों को बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको जो है परचेज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और इनडायरेक्ट क्या होती है, यानी लोग आपकी जो है जाके तारीफ करें और फिर जो है वो आपकी चीज़ को, तो क्या होता है कि यानी एक खूबसूरत लड़की को आप पार्टी में देखते हो, एग्जांपल मेरी क्या है, एक खूबसूरत लड़की को पार्टी में देखते हो और आप उसके पास चले जाते हो और उससे कहते हो मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास एडवर्टाइजिंग। ठीक है, या इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग। यू अटेंड द पार्टी, आपने एक अटेंड पार्टी की एंड योर फ्रेंड गोज टू गर्ल, और आपका दोस्त जाता है उस लड़की के पास और आपकी तरफ इशारा करता है, एंड पॉइंटिंग एट यू, आपकी तरफ इशारा करता है और आपको आपके बारे में कहता है कि ये बहुत अमीर आदमी है, आप इससे शादी करना चाहती हैं, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग या इनडायरेक्ट चैनल। ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यानी दूसरे लोग जो है आपकी जाएं और आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं लोगों को और वो फिर आपके प्रोडक्ट की तरफ आएँ, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग।
तीसरी टर्मिनोलॉजी है आपके इसमें जो मेन टर्मिनोलॉजी है वो ब्रांड रिकग्निशन है। ब्रांड रिकग्निशन क्या होती है? यानी गर्ल्स वॉक्स टू यू, यानी एक वही लड़की जो है वो अगर आपके पास खुद आ जाती है एंड से यू आर रिच, और आपको कहती है कि आप बहुत अमीर और मालदार आदमी हो, कैन यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करने चाहते हैं? तो ये है ब्रांड रिकग्निशन, कि आपके ब्रांड की रिकग्निशन इतनी अच्छी है, वो रिकग्नाइज कर रहा है, लोगों को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसको बोलते हैं ब्रांड रिकग्निशन। यानी इसके लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अगला खुद चल के आपके पास आता है, आपके प्रोडक्ट के पास, और आपको कहता है कि ये आप बेचते हो मुझ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड रिकग्निशन। अच्छा, चौथा हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा फीडबैक, फीडबैक की बात आती है, कस्टमर फीडबैक। उसको इस एग्जांपल के अंदर कैसे फिट करेंगे? यू से, आप कहते हो आई एम वेरी रिच, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैरी मी, आप मुझसे शादी करना चाहते हो, एंड शी स्लैप्स यू, और वो आपको थप्पड़ लगा देती है। तो इसको कहते हैं कस्टमर फीडबैक। इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर फीडबैक। अगर वो आपको थप्पड़ लगा देती है तो ये जो है आपका नेगेटिव कस्टमर फीडबैक है। अगर वो आपसे एग्री कर देती है तो ये जो है पॉजिटिव फीडबैक है कस्टमर का, ठीक। पांचवी टर्मिनोलॉजी है डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड एंड सप्लाई गैप क्या होता है? यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई जो है उसमें उसमें क्या गैप है। तो उसको एग्जांपल के साथ हम कैसे कहेंगे? उसमें आप कहेंगे यू से, यानी आप कहते हो उस लड़की को आई एम वेरी रिच, मैरी मी, आप उस लड़की को कहते हो कि आप बहुत अमीर लड़की हो, आप मुझसे शादी करोगी, एंड शी इंट्रोड्यूस यू टू हर हस्बैंड, और वो आपको अपने हस्बैंड के साथ जो है वो मिला देती है कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई गैप। यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो, जैसे मैंने कहा, उसके लिए आप रिसर्च करेंगे कि हमारे डिमांड इसकी जो है प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, यानी पहले से ही लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो जो है फिर आपकी जो है डिमांड नहीं होती है उस चीज़ की। इसके अलावा है एक और टर्मिनोलॉजी है रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट। रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, यानी आप नई मार्केट में आना चाहते हो तो उसमें जो है आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां जो है आप पे लगाई जाती हैं। उसको जो है किस तरीके से इस एग्जांपल के साथ जो है आगे लेके जाएंगे आप। यानी इसी एग्जांपल में बिफोर यू से आई एम रिच, यानी उस लड़की को आपने अभी कहना था, यानी कहने से पहले, बिफोर यू से आई एम रिच, यानी आपके कहने से पहले कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, मैरी मी, यानी अभी आपने कहा भी नहीं है उससे कि मैं बहुत अमीर आदमी और मुझसे शादी करनी चाहते हैं। यूर वाइफ अराइव्स, और आपकी जो है वाइफ आ जाती है वहाँ पे पहले से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, ठीक है। यानी आपकी जो है नई मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होने से पहले ही उस पर जो है मसाइल पैदा हो जाना, इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये मैंने ऐसे एग्जांपल दे दी है आपको। वैसे आपका जो टॉपिक था वो वहीं क्लोज हो गया था। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।